हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी। सॉरी, इस बार थोड़ा वीडियो लाने में थोड़ा डिले हो गया एक्चुअली, बट होपफुली अब कंटिन्यूटी में रहेगी। और इस मैंने वीडियो में कवर किया है बेसिकली जो इस मंथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हो या फिर हेडलाइन टच कर रहा हो, नॉट इन इंडिया बट इवन इन वर्ल्ड ऑल्सो। तो वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आपके टच करेंगे ही करेंगे। पहला देखिए, इसमें क्या है, जो निखत जरीन है, इनका नाम बहुत फेमस चल रहा है अभी बॉक्सिंग की फील्ड में। नया नाम, मतलब ऐसे नॉर्मली एमसी मैरी कॉम ये सब जानते हैं, बट जो नए नए नाम आ रहे हैं वो आप देखिए, अब एग्जाम इसके ऊपर आएंगे। तो ये निखत जरीन जी और लोविला के ऊपर अभी इनने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है, उसके लिए मोदी जी ने ट्वीट भी किया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो इनके नाम अब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मैंने एक दो और वीडियोस में डाला होगा और आपने बहुत पहले से अगर पढ़ रहे हैं, मतलब एक दो साल से अगर कुछ पढ़ रहे हैं, तो इनका नाम पता होना चाहिए या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ पता होना चाहिए आपको। जैसे कि ये कौन है, कीनेथ आइजेस्ट। बेसिकली जब से जो बाइडेन अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तब से इंडिया में कोई भी एम्बेसडर नहीं है, यूएसए का कोई एम्बेसडर अपॉइंट ही नहीं हुआ है। जो लास्ट अपॉइंटेड यूएसए एम्बेसडर थे वो ये थे। अभी अभी ये न्यूज़ में वापस रीसर्फेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आफ्टर 2.5 years अप्रॉक्स, जो कि बहुत लंबा गैप होता है जिसमें इंडिया और यूएसए में, मतलब यूएसए का कोई एम्बेसडर इंडिया में है ही नहीं 2 साल तक, बहुत लंबी बड़ी बात है ये। और वो अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आप बताइए। वो बहुत न्यूज़ में टच कर रहे हैं, न्यूज़ में उनका है, तो उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए और उनके ही रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बट अगर एग्जामिनर को हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो इनका नाम पूछेगा, क्योंकि उससे पहले ये साहब थे हमारे यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया। समझ गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। देन आता है आपका, अभी अभी बैंक रन हो रहा था, आपने बहुत सुना होगा, यूएसए में पूरा मतलब बुरा हाल हो गया था, फियर का माहौल हो गया था कि फिर से 2008 वाला वो सिचुएशन ना बन जाए, सिनेरियो ना बन जाए। तो उसमें एक दो बैंक तो आपकी डूब गई, मतलब गायब ही होगी, क्या कहना है उसका, भागना पड़ा, मतलब बेसिकली उनका क्रंच, शॉर्टेज ऑफ क्रंच हो गया था। उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये मतलब एक स्टेप अप न्यूज़ थी, मतलब इसके चक्कर में अगर ये भी हो जाता तो बहुत बुरा हो जाता। तो ये क्या था, क्रेडिट स्विस भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक टाइप की ही थी, ये भी रन करने, मतलब लग रहा था कि ये भी डूबने वाली है, इसका भी पत्ता बैठने वाला है। बट यूबीएस के नाम, यूबीएस ने बेसिकली इसको बचा लिया, यूबीएस ने उसको खरीद लिया है। तो यूबीएस, क्रेडिट स्विस और जो अभी रन हो गई है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये इकोनॉमिक न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है। अब ये जो अभी न्यूज़ आपको छोटी लग रही होगी या फिर थोड़े पॉलिटिकल लग रही होगी, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज होगी और एग्जाम में आएगा। बेसिकली इजी क्वेश्चन के अंदर इसको रखा जाएगा, मैं भी इजी क्वेश्चन में रखूंगा क्योंकि सबको पता होना चाहिए। अब नहीं आपको पता है तो बहुत गलत बात है, बट इसमें कुछ कुछ बातें याद रखना है कि ये 2019 का केस था। इसमें अभी गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, ये सूरत, गुजरात का एक सूरत का कोर्ट है, उसने फैसला दिया है। डिफेमेशन का केस चल रहा था, राहुल गांधी को कन्विक्ट किया है, दो साल के लिए कन्विक्ट हुआ है। इसके चक्कर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, इनका एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है। अब एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो कौन से आर्टिकल, कौन से एक्ट के अंदर हुआ है, पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट क्या है, फिर इसमें कितने साल का उसमें टर्म दिया जाता है, कितने साल तक अभी ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तभी आप अच्छे से, मतलब एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं। ये बेसिक क्वेश्चन है और इसको ईजी के कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। अब जो लेटेस्ट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा और जो कंट्रोवर्शियल इशू मैंने बताया कि कंट्रोवर्सी की कुछ न्यूज़ को भी मैंने कवर किया, जैसे ये लग रहा था मुझे। बेसिकली इसमें इंडिया का रैंक देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी अभी 2023 का डाला गया है। इसमें इंडिया का रैंक आपको दिया है 126 रैंक। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग, मतलब जो बात लगी, यूक्रेन का रैंक देखिए आप 92, रशिया का जो मतलब कि सबको सैंक्शन, सारी कंट्री ने लगभग सैंक्शन लगा रखे, इतने हैवी सैंक्शन लगा रखे हैं, स्विफ्ट से निकाल रखा है, उसका रैंक दे रखा है 70। वहाँ पर एप्पल एप्पल कुछ नहीं है, तब भी उसका रैंक 70 है। यहाँ पर ईरान देखिए, इराक देखिए, इतना बुरा हाल है, तब भी 98, 101। टर्की अभी अभी अर्थक्वेक आया 106। पाकिस्तान 108, जब इस यहाँ पर फ्लड आ रखा था इतना बुरा, पीएम को जेल हो रखी है, मतलब इमरान खान रन पे है, भागे हुए हैं, वारंट निकल रखा है उनके खिलाफ, तब भी उनका रैंक 108 अहेड देन इंडिया। देन श्रीलंका, जो कि बेसिकली बैंकरप्ट हो गया था, इकोनॉमिक, उसने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। अब आईएमएफ के पास जाके, इंडिया के पास जाके चाइना से पैसे मांग रहा है, उसकी भी रैंक 112, फार अहेड देन इंडिया। म्यांमार, जहां पर कूप हो रखा है, 2 साल से मिलिट्री रूल कर रही है, उसकी भी रैंक फार अहेड देन इंडिया, 117। बांग्लादेश 118, जो कि इसका भी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया का रैंक 126 पता नहीं किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। बस इसमें एक डिस्क्लेमर याद रखिए कि ये जो 2022 से 23 वाला डाटा इनने यूज़ नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस आउट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया 126 रैंक पे तो डिजर्व नहीं करता है, बाकी इन सारी कंट्री से तो ऊपर होना चाहिए था एटलीस्ट।
बट फिर भी ठीक है, आपके एग्जाम में अब ये कंट्रोवर्सी में आ गया, न्यूज़ में आ गया, तो एग्जामिनर डाल सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो बेसिकली अभी अभी ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट प्राइस कह सकते हैं, वो किसको मिला है, किस इंडिविजुअल को मिला है? मोदी जी को मिला है, गौतम अदानी को मिला है, या फिर मुकेश अंबानी, रतन टाटा, किसको मिला है? ये इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे रतन टाटा को मिला है, रतन टाटा जी को बहुत सारे अवार्ड मिल रखे हैं पिछले 2 साल में, आप देखेंगे तो अवार्ड लास्ट 2 ईयर्स का भी याद कर लिया जाएगा एग्जाम को, ये होता है तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देन ये भी इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये मतलब अपकमिंग ये स्टेप अप न्यूज़ है बेसिकली। इससे पहले भी एक न्यूज़ मैंने कवर कर रखा था, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम इसरो ने कुछ किया था, उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, वायरल भी हुआ था, रील्स भी बने होंगे उस पर, जिसमें इंडिया का फ्लैग बस छोड़ दिया गया था, रशिया ने बाकी सबका फ्लैग निकाल दिया था। वो वाला न्यूज़ अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो उससे रिलेटेड ही है ये। और वन वेब क्या है? वन वेब बेसिकली जो दो इंटरनेशनल मार्केट में 2 प्लेयर चल रहे हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। एक तो हो गया आपका एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी, और दूसरा है आपका वन वेब, जो बेसिकली उसको कम्पीट करना चाहता है। वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली आपको, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। एक तो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो बेसिकली 6-7 हज़ार उसने सैटेलाइट भेज दिया है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये वन वेब भी ट्राई कर रहा है कि उसको कम्पीट कर दे, ठीक है। तो अब वन वेब पहले कहाँ से किस उसके पास, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है वन वेब के पास कि इसके पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है। मतलब बेसिकली ये इसरो जैसा, या फिर आपके जो स्पेस एक्स है, जो एलन मस्क का स्पेस है, वो तो खुद से रॉकेट बनाता है, खुद से सैटेलाइट बनाता है, खुद लॉन्च करता है, तो वो बहुत मतलब कम्पीट करने के लिए वो बहुत आगे है वैसे। और वन वेब के पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो खुद लॉन्च कर दे, खुद बना दे, तो इसलिए वो बेसिकली दूसरे कंट्रीज़ पे रिलायबल होता है लॉन्चिंग के लिए स्पेशली। और लॉन्चिंग के लिए अगर आप मान लो स्पेस एक्स नहीं होता, मतलब एलन मस्क का स्पेस एक्स नहीं होता, तो यूएसए का नासा भी रशिया से लॉन्च करवाता था। रॉसकॉस्मोस, आपने नाम सुना होगा, ये सब रशिया की लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ करते थे जो कि कजाकिस्तान में सिचुएटेड थे। बट जब से ये स्पेस एक्स आ गया है, तब से अब यूएसए थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया है, वरना वो डिपेंडेंट था रशिया पे। तो अब वन वेब के पास ऑप्शन 2-3 है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। पहले तो रशिया के पास चला जाता था, तो रशिया ने, जब यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था, तो रशिया पे बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए गए। और जो ये वन वेब है, वन वेब बेसिकली एक कंपनी टाइप की मानिए, जिसमें जापान का भी शेयर था, साउथ कोरिया का शेयर था। तो जब ये सारी कंट्री रशिया पे सेंक्शंस लगाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि रशिया भी रिटेलिएट करेगा। जब रशिया ने रिटेलिएट किया, तो उसने बेसिकली क्या कर दिया, उसने जो इनके सैटेलाइट्स दे रखे थे, मतलब इनको ऑर्डर दे रखे थे वन वेब ने कि रशिया को कि प्लीज़ आप हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, तो उसने उनके सैटेलाइट भी पहली बार रख दिया, उनके पैसे जो दिए हुए थे एडवांस, वो भी फोरफिट कर लिया, मतलब वो भी रख लिया, अब वो भी और लौटा नहीं रहा था। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था वन वेब को। तो अब रशिया ऑप्शन से चला गया, स्पेस एक्स के पास जाते वो, तो अब अपने कंपटीशन के पास जाके ही वो अपने लॉन्च व्हीकल करवाएंगे, मतलब सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे। तो ये एक तो मतलब कहीं से सेंस नहीं बनता, बट फिर भी अगर वहाँ जाते हैं तो बहुत महंगा इनको खर्चा पड़ता। अब सबसे सस्ता सस्ता का जो रास्ता था वो इसरो के पास था, तो इसरो के पास है। हाँ, इसरो ने पहले भी 36 सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी, अभी दोबारा अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 36 सैटेलाइट और लॉन्च की है। मोस्ट प्रोबेबली हम 1000 के आसपास सैटेलाइट टोटल 2-3 मतलब 5 साल में लॉन्च करेंगे, क्योंकि वन वेब का टारगेट है कि एटलीस्ट 1000 सैटेलाइट उसे भेजना है, और अभी 600 के आसपास भेज रखा है, ठीक है। तो इसमें और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इसमें ये है कि आप अगर इसरो को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं 2019-18 से, तो आप देखेंगे हम बड़ी जो सैटेलाइट होती थी उसको लॉन्च नहीं कर पाते थे। ये मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आजकल एग्जामिनेशन पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। वो आपको डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, फैक्ट बेस नहीं पूछ रहा है, वो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके स्टेटमेंट बेस भेज रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट डालेगा, तो वो स्टेटमेंट पे भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम पहले 2-3 हज़ार किलो का अगर कोई सैटेलाइट होता तो नहीं भेजते थे हम। याद करिए आप, एरियन 5 से हम बोलते थे, फ्रेंच की एरियन 5 से लॉन्च करवा देते, अपने खुद सैटेलाइट हम लॉन्च करवाते थे एरियन 5 से। बट ये इसका वेट देखिए आप, 5805 kg जो पेलोड है वो हमने लॉन्च किया है। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम याद रखिएगा, लॉन्चिंग LMV-3M3, मतलब मार्क 3 व्हीकल है जो कि हमने लॉन्च किया है। तो ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा आपको वेट का दिखाने का, इसलिए ये पर्पज़ था डालने का, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 1000 करोड़ हमें मिला है, 72 सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी है हमने, मतलब पहले 36 किया था, अभी 36 किया है। 36 वाला पहला वाला कौन सा था, जब रशिया ने मना कर दिया था, रशिया ने उनकी सीज कर लिया था, जिसमें उनको 230 मिलियन का नुकसान हो गया था। और तो बड़ा नुकसान था बेसिकली, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर जो बीच में आ गया उसमें क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये लेटेस्ट मतलब इस वीडियो का एंडिंग में ये है कि आप देखिए, और ये सरफेस क्यों है, आजकल ये चल रहा है कि साउथ अफ्रीका वाज द फर्स्ट कंट्री एंड द ओनली कंट्री विच हैज़, मतलब जिसने अपना न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन गया था, लेकिन उसने न्यूक्लियर को अपने डिस्ट्रॉय करके वापस से अब नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया है।
ये न्यूज़ में क्यों आया, ऐसा क्यों चल रहा है? पहली बात तो ये फैक्ट्स आपको याद रखिए ना। दूसरा ये इसलिए आया क्योंकि जो पाकिस्तान है उसको वो IMF के पास पैसे मांगने गया कि प्लीज़ हमें पैसे दे दीजिए, मतलब हमें बेल आउट कर दीजिए, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। तो IMF ने उनको ऑर्डर दिया है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ही कहिए, बट ऑफिशियली मतलब कहा है कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन या फिर जितने भी मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उसको अबंडन कीजिए, उसको हटा दीजिए, तभी हम आपको बेल आउट कर पाएंगे। आप उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, वहाँ आप पैसा बचाइए, क्योंकि वो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर करता है ना, बेसिकली IMF का काम ही है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ थोड़ा वायरल हो रहा था, मतलब तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर देता हूँ। आपको ये फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है कि एक लौती कंट्री और पहली कंट्री जिसने अपना न्यूक्लियर बनने के बाद न्यूक्लियर हटा दिया वो थी साउथ अफ्रीका, ठीक है। थैंक यू।